आसमा, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि रमज़ान में ये बड़ी शिकायत आम हो जाती हैं। बड़ा देखा है कि जनाब बदहज़मी है, ब्लॉटिंग है, लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर रहे होते हैं, सीने की जलन की बड़ी बात कर रहे होते हैं। इन सब की पहले वजूहात को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हल की तरफ आते हैं। इन मसाइल की बुनियादी वजूहात क्या है? सर वैसे ये इतना अच्छा टॉपिक है बिकॉज़ हम डाइट के बारे में नॉर्मली बहुत डिस्कशंस देख रहे हैं। लेकिन एक तो अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है रमज़ान का, बिल्कुल हम रिफ़्रेश हो जाते हैं, हमारी बॉडी एकदम बिल्कुल जो है वो रीअलाइन हो रही होती है। अब लोग जो हैं बेचारे उस चीज़ का बेनिफिट उनको मिलने के बजाय नुकसान हो रहा है। और इसकी वजूहात बेसिकली डेफिनेटली अब होता ये है कि जैसे आपकी बॉडी का एक क्लॉक होता है जिसको आप सर्कैडियन रिदम कहते हैं या बॉडी क्लॉक आप कह सकते हैं। तो जब रमज़ान अल्लाह ताला ने किया इसीलिए ताकि हम रीस्टार्ट के रीफ्रेश हो सकें, हमारी जो बेसिकली जो सारी रूटीन है वो एकदम चेंज होती है इस रमज़ान के पीरियड में। हमारा स्लीप वेक साइकिल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम उसको अपने फ़ायदे में कैसे लेके जा सकते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट हमारे जो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम सब कुछ जो है वो मिसमैनेज कर देते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास ईटिंग विंडो जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है। लाइक एक तो ईटिंग विंडो शॉर्ट हो गई, ईटिंग का टाइम चेंज हो गया। जहाँ हमने मॉर्निंग में हम खा पी रहे होते थे, अब हम रात को खा रहे होते हैं। फिर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ओवर ईटिंग करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हमारी ईटिंग विंडो है उसके अंदर हम जो है वो मैक्सिमम कैलोरीज जो है वो ले सकें और एनर्जी को हम मेंटेन कर सकें। और तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो टाइप ऑफ फूड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम स्पाइसी फूड्स खाते हैं, हाई फैटी फूड्स हैं। और फोर्थ प्रॉब्लम ये है जो मुझे लगता है कि आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही होती और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो हम लेट जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाती है। तो ये वो 4 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जहाँ हमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिलने थे उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉडी क्लॉक है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए। जैसे आपकी डाइजेशन का जो है, हमारी बेसिकली जो डाइजेशन का सबसे बेहतरीन टाइम है वो मॉर्निंग का होता है जिसमें हमारे हार्मोन्स जो हैं वो पीक पे होते हैं, हमारी डाइजेशन बहुत अच्छी हो रही होती है, सारे हार्मोन्स एक लूप है जो बेसिकली हमारा सेट हुआ हुआ है। अब जब आपने ये सब कुछ चेंज किया तो वी नीड टू मॉडिफाई इट, राइट। तो अब वो मॉडिफिकेशन जो है वो कैसे करनी है, इसके लिए आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हेल्प जो है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको एक डाइटिशियन तो जो है आसमा वो फिर क्या करना चाहिए, कैसे मतलब कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए? और रमज़ान में अक्सर क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं जिसकी बिल्कुल, वजह ऐसे ही से है। डिहाइड्रेशन होती है, इससे कैसे बचा जा सकता तो है? 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हाई फाइबर डाइट विद गुड हाइड्रेशन। बिकॉज जब भी हम फाइबर की बात करते हैं, जैसे आप साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉटिंग है, इसके अलावा हार्ट बर्न के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो हम इसको सेपरेटली देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कॉन्स्टिपेशन का इशू है, अब वो एक तो फाइबर लो होने की वजह से होता है डाइट में, और दूसरा ये है कि वाटर इनटेक बहुत पुअर है। हाइड्रेशन सबसे, अब उसमें आपने हाइड्रेशन पूरी करनी है 2 चीज़ों से, एक आपका फ्लूइड इनटेक होता है और दूसरा आप उन फूड्स का इस्तेमाल करें जिससे आपको मॉइस्चर जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बहुत अच्छे सैलड्स हैं जिसके अब सैलड की चॉइस क्या करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। लेटिस जो है, क्यूकम्बर एंड टमेटोज़, ये एक अगर आप 1 कप बोल खाते हैं इसको आप इफ्तार के बाद अपने डिनर में, तो ये बहुत अच्छा हाइड्रेशन का सोर्स है। इसके अलावा जैसे आप कोकोनट वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पे रमज़ान और कोकोनट वाटर पे डिस्कशन की है। कोकोनट वाटर जो है वो एक हमारी अनपॉपुलर सी ड्रिंक है, बट हमें पता है कि उसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट्स वेरी रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर आप इसको इफ्तार का पार्ट बनाते हैं आपको बहुत कम कैलोरीज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप ये एक लो कैलोरी ड्रिंक इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत डाइटेटिक्स की एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक प्रून जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क आलू बुखारे का जूस। वो भी अगेन बहुत लो कैलोरी ड्रिंक है, और इफ्तार टेबल पे अगर आप जूसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको 180 से 200 कैलोरीज मसला ये देगा। ना, लोग उसमें शुगर इतनी ज्यादा ऐड कर हाँ देते जी, हैं बिल्कुल, आलू बुखारे के unsweetened। शरबत के अंदर कि वो फिर मीठा इतना हो जाता है कि वो बाकी जो शरबत पड़े होते हैं उनके मुकाबले में ही आ जाता है। 5 to 6 अगर आप वो ले लेते हैं खुश्क आलू बुखारे, उसको आप सोक करें और फिर उसका जो आप अगर ड्रिंक कोई बनाएं। शुगर का मरीज़ है वो जी। ये जूसेस ले सकता है? अब ये अगेन अब हम कॉन्स्टिपेशन को डील कर रहे हैं। अब जैसे अगर कोई डायबिटिक है तो इसमें शुगर ऐड नहीं करेगा, ठीक है, और 1 कप इसकी सर्विंग वो ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 कप ले रहे हैं, 1 ग्लास ले रहे हैं, तो आपको 4 ग्राम्स तक फाइबर मिल जाता है। तो आसमा, आपने स्टार्ट में बात की जिस तरह से आपने कहा कि चौथा मसला जो आपने बयान किया था ना, आपने कहा था कि लोग खाने के बाद सो जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हम देखते हैं वो सहरी के बाद लोग सो जाते हैं, इफ्तारी के बाद बड़ी गनूदगी होती है, हर कोई ये कह रहा होता है।
और चलने फिरने की बजाय फौरी वहीं पे जो है ना आप लेट जाते हैं। क्या रेकमेंड करती हैं कि कितनी देर बाद आपको खाने के थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए और उसके बाद आपको अपने बेड पे जाना चाहिए? एक जनरल रिकमेंडेशन है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तक आपने अपराइट जो है वो पोजीशन में रहना होता है। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं तो आपको एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको आप गर्ड कहते हो, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसमें बेसिकली आपके स्टमक का कंटेंट जो होता है वो दोबारा से आपके गले में या एसोफेगस में आना शुरू हो जाता है। और रमज़ान में बहुत सारे लोगों को ये हार्ट बर्न या ये इशू जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तक आप कोशिश करें कि कोई और एक्टिविटी प्लान कर लें, आप इबादत में टाइम गुजारें और आप अपराइट पोजीशन में रहें। उसके बाद जो है वो आप अपना, अगर आप सोना चाहते हैं तो फिर और फिजिकल तो आपने बड़ी आसानी कर दी है कि वॉक भी ना करें लेकिन अपराइट पोजीशन में तो रहें आप कम से कम। वो आप 30 मिनट्स रहें। और फूड्स जो हैं जो इस कंडीशन को और वर्सन करती हैं, स्पाइसी फूड्स जो हम इफ्तार टेबल पे हमारे स्पाइसी फूड्स और फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिन लोगों को भी गर्ट का इशू है, इनडाइजेशन का इशू है, ये चीज़ें थोड़ा सा लिमिट करने की ज़रूरत है। और कैफ़ीन इनटेक, आपके जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल टी है, कॉफ़ी है, वो रमज़ान के महीने में बिकॉज ऑलरेडी जो है वो आप डिहाइड्रेटेड भी हो और आपको जो है वो इस तरह के इंडाइजेशन के भी इश्यूज़ हैं, तो इन ड्रिंक्स को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। अब आप रिप्लेसमेंट पे जैसे कैमोमाइल टी जो है वो बहुत पॉपुलर हो रही है, आपको आइडिया होगा, वो रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, स्लीप भी आपकी उससे इम्प्रूव होती है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है, तो वो एक रिप्लेसमेंट हो सकती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आयशा, आसमा, हम एक चीज़ देखते हैं कि लोग जो है वो बड़ी एक लापरवाही कर रहे होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने को सही तरीके से चबाने और आहिस्ता खाने का जो है हुक्म दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग चूंकि थोड़ा सा टाइम होता है, विंडो छोटी होती है, सहरी के लिए उठते हैं जनाब, इंस्टॉलमेंट में सो रहे होते हैं, उठते हैं तो वो सहरी भी फटाफट कर रहे होते हैं, इफ्तार के मेज़ पे बैठते हैं तो वहाँ पे भी जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। ये लापरवाही आगे चल के कितनी नुकसानदेह साबित होती है? सर अब हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, बट हमें उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। एक तो अभी जो हम 2-3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, डेफिनेटली वो ओवर ईटिंग और क्विक ईटिंग की वजह से हो रही हैं। और अगर आपको पता है कि आपके पास ईटिंग विंडो जो है वो 1 घंटे की या कम से कम आधे घंटे की सहरी में होगी, तो आपका जो ये टाइम है क्विकली ईटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप अपनी मील को डिवाइड कर लें, एक स्केड्यूल बना लें। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। अब आप प्री सहरी में जब आप उठेंगे, आप 1 फ्रूट और नट्स कंज्यूम करेंगे, फाइबर का सोर्स हो गया और आपका एपेटाइज़र हो जाएगा। उसके बाद आप सहरी जब लेंगे अपनी, तो आप एक एग रैप ले लें। लेट्स से एक आपने रोटी बनाई है, उसमें आप वेजिटेबल्स की फिलिंग और एग ऐड करें, वो आपका। उसके साथ आप एक जो है वो आप एक ड्रिंक ले लें, जैसे अगर मैंने आपको बताया कोकोनट वाटर भी यूज़ हो सकता है, जूस हो सकता है प्रून का, या वाटर इनटेक। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि सहरी के टाइम पे जो है वो आप अपना वाटर इनटेक जो है वो 2 कप्स पूरा करें। ठीक है, जो सहरी का टाइम है जिसमें मैंने आपको बताया कि आधे घंटे की विंडो है, इससे अगर आप पीछे डिनर पे चले जाएं तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 ग्लास पानी आप कंज्यूम करेंगे। और फिर इफ्तार टेबल पे जो है वो आपके 4 नमाज और सारा जो इफ्तार का टाइम है 4 ग्लास आपके वहाँ पे। तो ये हम कहते हैं कि 4-2-2 रूल इसको कहते हैं कि 4 इफ्तार पे, 2 डिनर और रात के टाइम पे, और 2 फिर सहरी पे। तो ये आपका 2 लीटर पानी यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, टाइम भी आपका मैनेज हो गया और आपका जो है, अब आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो सारा ईटिंग विंडो है कम से कम 1200 कैलोरीज आप इसमें लें। उसकी भी डिवीजन इसी तरह से है। 350 जो है वो आपकी 350 से 400 कैलोरीज आप सहरी के टाइम पे लेंगे। उसके बाद जो है वो 350 से 400 कैलोरीज आप डिनर में, और आपका जो इफ्तार है उसमें भी इस तरह से स्नैक एक ऐड करके। तो ये आपकी, जब आप डिवीजन के साथ जहन में चलेंगे, आपने अपनी हाइड्रेशन भी डिवाइड की हुई है, तो फिर आपको टाइम का इशू नहीं होगा और आप जो है वो इजीली इंडाइजेशन से भी बच जाएंगे, ब्लॉटिंग भी नहीं होगी। और राइट फूड जो है उनकी चॉइसेस बड़ी ज़रूरी है रमज़ान में, जो हमने भी डिस्कस की है। चलें, आसमा खान हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी टिप्स इन्होंने दी हैं और यही कहा है कि जो हम स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, क्योंकि रमज़ान में हमें लगता है हम ज़्यादा खाते हैं। हम आम दिनों में समोसे पकौड़े नहीं खाते, लेकिन रमज़ान में हम ज़्यादा खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने स्टमक का इशू होता है और गट हेल्थ के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आसमा, अगेन थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।